हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्रॉम द हट। आज से हम जो बात करेंगे वो होगी 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी सिलेबस की, तो जो आपको बोर्ड की एग्जाम्स में बेनिफिशियल होगा। और हम कुछ क्वेश्चंस आईआईटी, जेईई और नीट के बेस में प्रिपेयर करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का। और इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो हमारा जो लेक्चर होगा वो हिंदी इंग्लिश में ड्यूअल लैंग्वेज में होगा। सो सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड की। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के लिए, आपने पूरा स्टडी किया 11th स्टैंडर्ड में मैकेनिकल फिजिक्स एंड थर्मल फिजिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, डिफरेंट क्वांटिटीज। अब जब हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड की, देन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियस, एटम्स। ओके, तो अब जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की, आपको पता है कि इस यूनिवर्स में आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है कि जो मासेस होते हैं उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अभी पहली चीज हमें ये समझनी है कि जो चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो हमें ये पता है कि जब हम किसी मास की डिस्कशन करते हैं तो दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम बात करेंगे उसके अलावा जो कोई अनदर फोर्स जो है इस यूनिवर्स में, जिसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं, वो सब कैसे पॉसिबल है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के। अब हमें पता है कि मैकेनिकल फिजिक्स में जो फैमिली है मैकेनिकल फिजिक्स की, उसमें जो सबसे छोटा मेंबर है वो मास है। बगैर मास के कुछ पॉसिबल नहीं है, फोर्स नहीं पॉसिबल, मोमेंटम नहीं पॉसिबल। तो अब इसमें ऐसी कौन सी चीज है। तो सबसे पहली बात कि यूनिवर्स में मोर देन 100 पार्टिकल्स है। आपको पता होगा कि हम फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है उसको हम लेते हैं तो वो होते प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। बट यूनिवर्स में 100 से ज्यादा पार्टिकल्स है। तो अब हम डिस्कशन करेंगे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है हमारे। तो हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स वो है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन एंड तीसरा है न्यूट्रॉन। क्लियर। तो ये तीन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब हम जब प्रोटॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन हमें याद रखना है, वो है नियर अबाउट 1.67 into 10⁻⁻27 kg। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो उसका मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31 kg। और लास्ट में जब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, देन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियर इक्वल टू 1.66 into 10⁻27 kg। तो ये हो गए फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब हम कुछ हिस्ट्री जो है उसको हम दोहराएंगे और बात करेंगे कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है यूनिवर्स में और वो कुछ फोर्स क्रिएट करता है। तो हम सबसे पहले कुछ कंडीशंस को स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ कंडीशन की। कंडीशन नंबर 1, ओके, कंडीशन 1 में हमें क्या समझना है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, कि हम दो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस जो है वो है 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास कितना है, तो ये हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻³ kg। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जब दो मास एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, तो उनके बीच लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमें रिजल्ट मिला कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जब हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखते हैं तो उनके बीच में कुछ फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी जो वैल्यू हमें मिलती है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5.5 into 10⁻⁻67 kg। अब हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, then Gm1m2 डिवाइड बाय r²। क्लियर? लेकिन मजे की बात ये है कि ये हमें एट्रैक्टिव टाइप मिलता है। क्लियर? ये अट्रैक्शन है। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट कहाँ आता है, तो ट्विस्ट वहां आता है कि सेम डिस्टेंस पर एक और फोर्स मिलता है हमें, और उसका मैग्नीट्यूड हमें मिलता है वो है 2.3 into 10⁻⁻24 न्यूटन। क्लियर? सॉरी, यहाँ पर न्यूटन आएगा। वो हमें मिलता है 2.3 into 10⁻⁻24 न्यूटन। लेकिन ये जो मिलता है वो होता है रिपल्सिव टाइप। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो रिपल्सिव फोर्स मिला ये कौन सा वाला फोर्स है। हमने तो सिर्फ एक ही फोर्स स्टडी किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड व्हिच इज एट्रैक्टिव। अब हमें कोई रिपल्सिव फोर्स मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स में लिविंग दी ग्रेविटेशनल फोर्स कोई अदर फोर्स भी है। Another force is exist in universe, which force is known as electrical force. Okay? Okay. ये सब कैसे हुआ आगे डिस्कशन करेंगे। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 में हमें क्या करना है, सेम कंडीशन फॉर दी प्रोटॉन। अगर हम यही कंडीशन प्रोटॉन के लिए अप्लाई करते हैं कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर जब हम उन्हें रखते हैं तो उनके बीच कोई एट्रैक्टिव फोर्स मिलता है, लेकिन जब हम 1 सेंटीमीटर दूर दोनों प्रोटॉन को रखते हैं, देयर इज a 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, प्रोटॉन प्रोटॉन, तब हमें एक फोर्स मिलता है, और वही फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड यही है 2.3 into 10⁻⁻24 न्यूटन, which is repulsive। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों केस में एट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डिफरेंट मिलता है, लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स है वो सेम मिलता है। ओके, इसके आगे हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे। कंडीशन 3, दो न्यूट्रॉन को हम 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं, तब हमें पता चलता है कि इनके बीच कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं मिलता, इनके बीच ओनली एट्रैक्टिव फोर्स मिलता है। जो भी फोर्स मिलता है वो एट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच लगता है, न्यूट्रॉन्स के बीच। व्हाई? बिकॉज न्यूट्रॉन हैव मास, न्यूट्रॉन के पास मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने ही वाला है एट्रैक्टिव टाइप का। लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स है वो नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूट्रॉन है इसके पास कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इन दोनों में हमें रिपल्सिव फोर्स मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो इन दोनों के पास है, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है इसके पास नहीं है। अभी जो ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है अब हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्लियर? अब हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज। अभी एक और कंडीशन हम कहेंगे, कंडीशन नंबर 4।
अब कंडीशन 4 में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। हम एक प्रोटॉन को कंसीडर करते हैं एंड एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, दोनों को 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं, तो भी हमें सेम मैग्नीट्यूड का आंसर मिलेगा 2.3 into 10 raised to minus 24 Newton force acting between them. But this time, this force is not repulsive. This force is attracting. तो अब हमें ये पता चला कि इन दोनों के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में सेम मैग्नीट्यूड फोर्स मिलता है, बट वो होता है एट्रैक्टिव। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को सेम डिस्टेंस पे रखते हैं देन रिपल्सिव, दो प्रोटॉन को सेम डिस्टेंस पे रखते हैं देन रिपल्सिव, लेकिन जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को सेम डिस्टेंस पे रखते हैं देन एट्रैक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आप दो इलेक्ट्रॉन को रखते हो देन लाइक चार्जेस, तो लाइक के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, लाइक चार्जेस रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन अब हमें ये पता चला कि इंटरेक्शन जब हो रहा है, मतलब कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड है, जो चार्ज है उसका सेम मैग्नीट्यूड है, बट इन द सेंस ऑफ नेगेटिव, क्लियर, सॉरी इन द सेंस ऑफ ऑपोजिट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अब फिजिक्स में हम क्या कंसीडर करते हैं, आपको सारी बात समझ में आ गई है कि न्यूट्रॉन में कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं था दो न्यूट्रॉन के बीच। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास है, सेम मैग्नीट्यूड वाली है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उनकी जो सेंस है वो ऑपोजिट है। तो अब फिजिक्स में हम क्या कंसीडर करते हैं, तो फिजिक्स में हम क्या कंसीडर करते हैं, तो हमें ये याद रहना चाहिए कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं है, वो पार्टिकल्स है, क्लियर। अब उन पर चार्ज अप्लाई होता है। अब हम फिजिक्स में क्या कंसीडर करते हैं कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, एंड जो न्यूट्रॉन है जिसके पास कोई चार्ज ही नहीं है देन चार्जलेस। तो हमें ये याद रखना है तीनों चीज कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास चार्ज नाम की प्रॉपर्टी है which is responsible for electrical force। अब हमें याद रह जाना चाहिए कि जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कशन करते हैं तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो मास है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब दूसरी बात हमें ये याद रखनी है, की पॉइंट्स। व्हाट इज द की पॉइंट्स? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स is acting between two masses। अगर हम दो मास की डिस्कशन करते हैं कि जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो वो दो मास के बीच में ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, बट बिटवीन टू चार्जेस, अगर हम दो चार्ज की बात करते हैं तो उनके बीच में कौन से फोर्स होंगे, तो याद रखो कि अगर दो चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो चार्ज के पास तो हमें पता है कि मास भी है, देन दो चार्ज को हम किसी डिस्टेंस पे रखते हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, एंड प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होता है। सो अब हमें याद रहना चाहिए कि मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? देन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कूलम, एंड वी कैन डिनोट इट बाय C। क्लियर? तो हमें याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जो यूनिट है वो कूलम है, और उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? देन वी कैन डिनोट इट बाय C।
इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। हमें पता है कि हम लेंथ को डिफाइन नहीं कर सकते, हम मास को डिफाइन नहीं कर सकते, बट वी कैन से दैट एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब हमें जब तक हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कुछ भी स्टडी करेंगे तो हमें याद रखना है कि जो फैमिली मेंबर है, सबसे छोटा फैमिली मेंबर, वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।